नमस्कार दोस्तों, संदीप खरब यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं मनदीप आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ टीजीटी म्यूज़िक का जो अभी एग्ज़ाम हुआ है रिसेंट में, मॉर्निंग शिफ्ट के जनरल अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चंस। तो करेंगे हम आज इनके क्वेश्चंस बिल्कुल फैक्ट्स के साथ और साथ ही साथ अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन करने के लिए जुड़िए एडुकेयर एकेडमी बाय मनदीप मैम के साथ, जिससे आपकी तैयारी होगी और भी आसान। तो दोस्तों, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। दोस्तों प्लीज़ एडजस्ट कीजिएगा इस वाली वीडियो में। मैं कोशिश करूँगी आप लोगों को साथ साथ में इंग्लिश में भी बताती रहूँ। कुछ क्वेश्चंस इंग्लिश में है, कुछ क्वेश्चंस हिंदी में है, क्योंकि मुझे क्वेश्चंस की अवेलेबिलिटी ही ऐसे मिली थी। तो आई होप आप लोग समझेंगे इस बात को। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, गोइटर इज द डिसीज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन एंड मिनरल। तो दोस्तों जो गोइटर है, ये डिसीज है, ये किसकी वजह से होता है, ये डेफिशिएंसी किस वजह से होती है? तो ये होती है दोस्तों आयोडीन की वजह से। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। आयोडीन की वजह से ये बीमारी होती है जिसके अंदर जो थायराइड ग्रंथि होती है वो असामान्य रूप से बढ़ जाती है। थायराइड ग्लैंड होती है वो इनलार्ज हो जाती है, उसमें इनलार्जमेंट आ जाता है, जिसकी वजह से, जिसका मेन रीज़न क्या है, आयोडीन की कमी होना। अगर आयोडीन की कमी होगी तो थायराइड ग्लैंड बढ़ जाती है, क्योंकि जो आयोडीन है वो एक इम्पॉर्टेंट मिनरल है। ठीक है, जब बॉडी को अच्छे तरीके से आयोडीन नहीं मिलता है तो जो थायराइड ग्लैंड होती है वो आयोडीन खींचने की वजह से खुद को बड़ा कर लेती है, और जिससे क्या होता है, गर्दन में सूजन आ जाती है, जिसे गलगंड भी कहते हैं। तो आयोडीन युक्त नमक होता है जो समुद्री खाद्य पदार्थ होते हैं, डेयरी उत्पादों में पाया जाता है आयोडीन। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नाउ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दलित समूह की चिंताओं को आवाज देने के लिए 1920 में मराठी पाक्षिक मूक नायक की शुरुआत किसने की? Who started the Marathi fortnightly मूक नायक in 1920 to voice the concern of the Dalit community? तो दोस्तों ये स्टार्टिंग किया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। दलित समूह की चिंताओं को आवाज देने के लिए 1920 में मराठी पाक्षिक मूक नायक की शुरुआत की थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। पाक्षिक यानी कि एक मराठी पाक्षिक था ये। मूक नायक मीन्स, एक मिनट, मूक नायक मीन्स है साइलेंट लीडर। ठीक है, और पाक्षिक मीन्स हो गया 2 सप्ताह में एक बार प्रकाशित होने वाला। ठीक है, 2 वीक्स में एक बार प्रकाशित होने वाला, जिसकी जो स्टार्टिंग की थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने की थी 1920 में। इसका जो एम था वो यही था कि दलितों की सामाजिक रूप से जो उनको वांछित रखा गया, उनकी समस्याओं को और उनके अधिकारों को उजागर करना। और जैसे समाज में अन्याय हो रहा है, जाति के बेसिस पे भेदभाव हो रहा है, कास्ट सिस्टम के बेसिस पे, एजुकेशन में जो भेदभाव हो रहा है, उसके मुद्दों पर आवाज़ अपनी बुलंद करना और जो दलित समुदाय है उसको जागरूक बनाना। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, गुप्त साम्राज्य के दौरान प्रशासनिक जिलों को क्या कहा जाता था और उन्हें कौन प्रशासित करता था? ड्यूरिंग द गुप्ता एम्पायर what were the administrative districts called and who administrated them? तो दोस्तों गुप्ता एम्पायर के दौरान जो प्रशासनिक जिलों को विषय कहा जाता था। ठीक है, प्रशासनिक जिलों को विषय कहा जाता था। प्रशासनिक जिलों मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स और डिस्ट्रिक्ट वर कॉल्ड विषयास। ठीक है, और इन विषयों के प्रशासन को विषयपति, जो विषयपति था उसका जो काम था वो था कि जिले में कानून व्यवस्था को बनाए रखना और जो भी टैक्सेस होते थे उसको एकत्रित करना, सम्राट की नीतियों को इस्टेब्लिश करना, लागू करना। गुप्ता जो शासन था उसकी व्यवस्था को सुव्यवस्थित रखना, अच्छे तरीके से मैनेज करना, जिसपे बहुत सारे अधिकारी को नियुक्त किया जाता था। तो इसका आंसर ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। ठीक है, विषयास विषयपतियों द्वारा प्रशासित। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने अपने वार्षिक बजट 2016-17 में भारत में किसानों की आयु दोगुनी करने के लिए किस वर्ष का लक्ष्य निर्धारित किया था? दोस्तों मैं क्वेश्चन आपको एक बार इंग्लिश में बोल देती हूँ, आप लोग एक बार देख लीजिएगा।
आगे से जो मैं क्वेश्चंस लेकर आऊंगी वो मैं कोशिश करूंगी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में हो। फॉर विच ईयर द सेंट्रल गवर्नमेंट इज in its annual budget 2016 to 2017 had set the target for doubling the income of farmers in India। तो कब तक का टारगेट था? ये था 2022 का। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। केंद्र सरकार ने जो वित्त वर्ष 2016 से 17 के बजट में जो एम निर्धारित किया था कि वर्ष 2022 तक किसानों की जो आय है वो दुगनी हो जाएगी, इसका जो मेन उद्देश्य है या एम है किसानों की जो आर्थिक सिचुएशन है उसको सुदृढ़ बनाना था और उनको आय का सुरक्षा प्रदान करनी थी। ठीक है, जिससे खाद्य सुरक्षा के साथ साथ आय सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सके उनकी। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस नदी बेसिन को विस्तृत नदी बेसिन के रूप में वर्गीकृत करने के लिए आवश्यक न्यूनतम जल संग्रहण क्षेत्र कितना होता है? तो दोस्तों मिनिमम कैचमेंट एरिया कितना रिक्वायर्ड है ये बताना है टू क्लासीफाई अ रिवर बेसिन एज अ लार्ज रिवर बेसिन इन इंडिया। जो क्लासीफाई कर सके रिवर बेसिन को कि ये लार्ज रिवर बेसिन है इन इंडिया। जो दोस्तों मेजर रिवर बेसिन होता है वो डिफाइन किया जाता है मोर देन 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगर उसको एक अच्छे रिवर बेसिन में यानी कि विस्तृत नदी बेसिन के ऊपर डिवाइड करना है तो उसका जो मिनिमम कैचमेंट एरिया होगा वो होगा 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा। ये है मेजर रिवर बेसिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग का प्रावधान करता है, यानी फाइनेंस कमीशन का प्रावधान करता है? तो दोस्तों उसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 280 प्रावधान करता है इसका। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 280 वो फाइनेंस कमीशन के गठन का प्रावधान करता है। ये आयोग भारत के राष्ट्रपति के द्वारा हर 5 साल में गठित किया जाता है। ये जो कमीशन है कॉन्स्टिट्यूटेड किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन एवरी 5 ईयर ऑफ और अर्लियर। ठीक है, अगर ज़रूरी है तो जल्दी भी किया जाता है। इसका जो मेन फंक्शन है वो ये है कि जो रिवेन्यू है बिटवीन द सेंटर और द स्टेट्स, जो केंद्र और जो राज्यों के बीच में जो रिवेन्यू है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और उनकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसको सुधारने के लिए उपाय सोचे जाना, ये इसका काम करता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का स्पेडेक्स मिशन जो भारत में अपनी तरह का पहला मिशन है कब शुरू हुआ? तो दोस्तों स्पेडेक्स जो मिशन है वो स्टार्ट हुआ था 30 दिसंबर 2024 को। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। स्पेडेक्स का जो पूरा नाम है वो है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये जो इसरो है उनके द्वारा चलाया गया था मिशन। इस मिशन के तहत 2 उपग्रह भेजे गए थे, SDX-01 चेजर और SDX-02 टारगेट। ठीक है, पृथ्वी की कक्षाओं में स्थापित किया गया था इनको। इसके बाद इन दोनों उपग्रह ने एक दूसरे के साथ मिलन और डॉकिंग की प्रक्रिया को बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट किया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यपालिका को नियंत्रित करने के लिए कौन सा संसदीय साधन नहीं है? कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव। तो भारतीय संसद में जो एग्जीक्यूटिव है उसको जवाबदेही या नियंत्रण करने के लिए उपयोग किया जाता है दोस्तों सबसे ज़्यादा तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को भी यूज़ किया जाता है, स्थगन प्रस्ताव को भी यूज़ किया जाता है, अविश्वास प्रस्ताव को भी यूज़ किया जाता है। लेकिन जो प्रिविलेजेस मोशन है यानी कि विशेषाधिकार प्रस्ताव है इसको नहीं यूज़ किया जाता। ये तब यूज़ में किया जाता है जब कोई सदस्य संसद के विशेषाधिकारों का उल्लंघन करता है। ठीक है, यह कार्यपालिका सदन के अधिकारों में बाधा डालती है। इसका जो उद्देश्य होता है ये विशेषाधिकार प्रस्ताव का, इसका बेसिकली ये उद्देश्य होता है कि व्यक्तिगत आचरण या गरिमा की रक्षा करना। जो कॉलिंग अटेंशन मोशन होता है ये ड्रॉ किया जाता है अटेंशन टू स्पेसिफिक इशू। ठीक है, स्पेसिफिक इशू पर इसका अटेंशन ड्रॉ किया गया है। स्थगन प्रस्ताव मीन्स होता है अजॉर्नमेंट मोशन
टू डिस्कस अ सीरियस मैटर बाय सस्पेंडिंग रेगुलर बिजनेसेस। ठीक है, इसमें ये किया जाता है जो बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर्स होते हैं उसके ऊपर चर्चा करने के लिए जो नॉर्मल कार्य होता है, सामान्य कार्य होता है, उसको रोक देना। ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, ये जो अविश्वास प्रस्ताव है, ये है टेस्ट करा जाता है गवर्नमेंट को टू स्टिल एंजॉय एंड मेजोरिटी इन द लोकसभा। लोकसभा में सरकार के प्रति विश्वास की परीक्षा के लिए यदि पारित हो जाए तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ जाता है इसके। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फटाफट से। जाइलम और फ्लोएम को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? ठीक है, तो उसको कहा जाता है वैस्कुलर टिश्यूज, यानी संवाहिनी उत्तक। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। जाइलम और फ्लोएम पौधों में, प्लांट्स में 2 टाइप के उत्तक होते हैं, टिश्यूज होते हैं, जो जल खनिज भोजन के परिवहन का कार्य करते हैं। ठीक है, जो जाइलम होता है ये जड़ से पौधे के बहुत सारे पार्ट्स तक जल और खनिज हो जाता है। ठीक है, कहाँ से? जड़ से। और जो फ्लोएम होता है वो पत्तियों में बनने वाले भोजन जो होता है उसको पौधे के सभी पार्ट्स में पहुंचाता है। ठीक है, तो इसको ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहा जाता है, संवाहन प्रणाली कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस 2024 पैरालंपिक खेलों में अवनी लेखरा ने क्या महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की? ठीक है, ये इंग्लिश में तो आप लोगों को इजी है ना बताना भी थोड़ा सा, कि पैरा ओलंपिक्स 2024 में हुए थे, उसमें जो अवनी लेखरा है उसने क्या अचीवमेंट करी थी? तो उसने करी थी ऑप्शन नंबर 3, वह पैरा ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने वुमेन 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 इवेंट में। ठीक है, इन्होंने एक न्यू पैरा ओलंपिक रिकॉर्ड सेट किया है जो जिसका स्कोर ऑफ 249.7, सरपासिंग हर प्रीवियस रिकॉर्ड। जो उसका प्रीवियस रिकॉर्ड था टोक्यो का वो था 249.6। ठीक है, जो टोक्यो में सेट किया गया था 2020 में, लेकिन उन्होंने इसको भी तोड़ दिया और 249.7 इन्होंने बनाया, अपना एक रिकॉर्ड सेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पूर्व अनुमोदन से दिल्ली के अलावा किसी भी स्थान को उच्चतम न्यायालय के स्थान के रूप में नामांकित कर सकते हैं? दोस्तों इसका मीन्स है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन with the previous approval of the president designate any place other than Delhi as the seat of the Supreme Court। तो ये किस आर्टिकल के अंडर में हो सकता है? तो ये हो सकता है दोस्तों आर्टिकल 130 के अंडर। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। राष्ट्रपति की अप्रूवल से उच्चतम न्यायालय की बैठक को दिल्ली के अलावा किसी भी अन्य स्थान पर ये आयोजित कर सकते हैं, ये आर्टिकल 130 कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मकर संक्रांति से एक दिन पहले माघ महीने में 13 जनवरी को मनाया जाता है? दोस्तों अपना प्यारा फेस्टिवल, खैर सारी फेस्टिवल प्यारे हैं, लेकिन ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। लोहड़ी सेलिब्रेट की जाती है उत्तर भारत में, बेसिकली सबसे ज़्यादा तो पंजाब में सेलिब्रेट की जाती है, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली में भी मनाई जाती है। ठीक है, तो 13 जनवरी को मनाई जाती है, माघ के महीने में आती है और मकर संक्रांति के एक दिन पहले आती है। और लोहड़ी का रिलेशन किससे है? फसल की कटाई से, सर्दियों के एंड से और गर्मियों की स्टार्टिंग से। अगला क्वेश्चन, भारत में दक्षिण पठार मानसून ऋतु जून सितंबर के दौरान अधिकांशतः शुष्क क्यों रहता है? द सदर्न प्लेट्यू ऑफ इंडिया रिमेन्स रिलेटिवली ड्राई ड्यूरिंग द मानसून सीजन जून टू सितंबर प्राइमरली। ठीक है, वो क्यों रहता है? बिकॉज इट्स लाई ऑन द लीवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, क्योंकि वो किस साइड पर है? वो वेस्टर्न घाट के लीवर्ड साइड में सिचुएटेड है। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। दक्षिण पठार के जो बेसिकली पार्ट्स हैं वो विशेष रूप से कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के बहुत सारे क्षेत्रों में आते हैं। तो इसमें मानसून के दौरान अपेक्षाकृत कम वर्षा होती है।
जब दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं चलती हैं तो वो समुद्र से उठकर पश्चिम घाट से टकरा जाती हैं, ठीक है। और उसी के कारण क्या होता है, जो वर्षा होती है वो बादल जैसे पहाड़ी होती है, विंडवार्ड होता है, उस दिशा में बरसा देती है, जैसे केरल और कोंकण, ठीक है। इसके बाद ये जो जितनी भी हवाएं हैं ये घाटों के दूसरी ओर यानी लीवर्ड साइड, दक्षिण पठार की ओर चली जाती हैं, जिनमें बहुत जो नमी होती है वो बहुत कम रह जाती है, जिससे वर्षा नहीं के बराबर होती है वहां पर, ठीक है ना। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध ग्रंथ अशोकावदान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शासक दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान बौद्ध स्तूपों और मठों में के कथित विनाश से जुड़ा है। जो अशोकावदान है वो बौद्ध ग्रंथों में से लिया गया है, कहा गया है कि जो पुष्पमित्र शंभु है, ठीक है, जो दूसरी शताब्दी में शासन करने वाला था, शंभु वंश के सम्राट, उसने बौद्ध स्तूपों और मठों को नष्ट करने का कार्य किया था। जो पुष्पमित्र शंभु है बौद्ध धर्म के विरोधी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। और ये भी कहा जाता है कि उन्होंने ही बौद्ध समुदाय और बौद्ध धर्म के जितने भी धार्मिक स्थल थे उन पर आक्रमण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद NCPUL निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित है। तो दोस्तों NCPUL वो स्थापित है दिल्ली में ही, नई दिल्ली में। ये भारत सरकार के जो शिक्षा मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, उसके एक ऑटोनोमस बॉडी है। जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है इसके अंडर में ये काम करता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। नेशनल काउंसिल फॉर, इसका फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पीली क्रांति का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था। जो येलो रेवोल्यूशन हुआ था उसका मेन कारण क्या था, ठीक है, उद्देश्य क्या था। ये भारत में जो तिलहन था, ऑयल सीड्स, उसको बढ़ाने के लिए एक इम्पॉर्टेंट पहल की थी। इसका उद्देश्य ये था कि देश में तेल की कमी को दूर करना और तिलहन उत्पादन को ज़्यादा करना। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ये पहल 1980 के दशक में हुई थी, ठीक है। पीली क्रांति के कारण भारत में तिलहन की जो प्रोडक्शन थी वो हेवीली ग्रो हुई थी। जो तेल का आयात था उसके ऊपर निर्भरता कम हो गई थी। और जो येलो रेवोल्यूशन था उसने हेल्प करी रिड्यूस करने की डिपेंडेंसी ऑन इम्पोर्ट बाय बूस्टिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ठीक है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बूस्ट किया फॉर ऑयल सीड्स लाइक मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सनफ्लावर, सोयाबीन, इनका प्रोडक्शन बढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने अपने पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया। भारत ने अपना पहला रिपब्लिक डे कब सेलिब्रेट किया था। वो क्या था, 26 जनवरी 1950 में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देख लो इतना इजी क्वेश्चन भी आया है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में ICC पुरुष T20 विश्व कप किस टीम ने जीता। तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराकर ICC मेल T20 विश्व कप खिताब जीता था हमारे भारत ने। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर, 29 जून को 2024 को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित जानकारी से कारक लागत पर सकल मूल्य वर्धित की गणना करें। दोस्तों इसका सही आंसर था ऑप्शन ए, 3993 करोड़। इसका आंसर को निकालने के लिए इसका फॉर्मूला है कारक लागत पर GVA इक्वल टू मूल कीमत माइनस निवल उत्पादन कर, ठीक है। इसका ये फॉर्मूला होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित है। शहर की श्रेणी विशेषक परिभाषा। तो दोस्तों जनगणना नगर, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। 1 और 3 ठीक है, 1 और 3 ठीक है। जनगणना नगर न्यूनतम जनसंख्या 5000 और गैर कृषि जॉब्स में कम से कम 75% पुरुष कार्यबल, ठीक है। सैटेलाइट शहर मीन्स किसी बड़े शहर के निकट स्थित और आर्थिक रूप से उस पर निर्भर, ठीक है। वैधानिक शहर, ये इसका सही आंसर नहीं है। वैधानिक शहर वो होता है जिसमें
केंद्र राज्य सरकार द्वारा नगरपालिका, कॉरपोरेशन, नगर पंचायत आदि के रूप में वैधानिक मान्यता प्राप्त हो। ठीक है, तो ऑप्शन ये गलत है, तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी वीडियो एंड होती है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बने रहें। लाइक एंड सब्सक्राइब संदीप खरब्स यूट्यूब चैनल। थैंक यू।